डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप जो दी हुई है वो मैग्नीफाइंग पावर है 6 की और फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इन मीटर विल बी। आपको फोकल लेंथ बतानी होगी कि फोकल लेंथ क्या होगी अगर लीस्ट डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर की है। सिर्फ कैलकुलेट करना है, फार्मूला पता है तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली बात यहाँ पे तो जो मैग्नीफाइंग पावर है ये हमारे पास, ये मतलब मैग्निफिकेशन है वो तो हमारे पास दी हुई है, वो 6 है ही। और ये जो है लीस्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग 25 ले लेते हैं तो ये 25 सेंटीमीटर का लीस्ट डिस्टेंस होगा। और फार्मूला भी अच्छे से पता है कि 1 + d/f, यही फार्मूला इस्तेमाल में लाया भी होगा आपने। और 1 + d मतलब 25/5 तो ये आ रहा है। और अगर ये वैल्यू, ये 25 जो है ये सेंटीमीटर में है और मैग्निफिकेशन जो है आपकी 6 है, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन 6 है तो इसको आप यहाँ पे 5 से ये f, ये तो f आपको चाहिए होगा तो yes, ये 1 + 25/f मतलब ये अगर 1 इधर जाता है तो ये 6 - 1 मतलब 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 25/f। तो f इक्वल टू आपके पास आ गया 25/5 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर तो है नहीं, मतलब इसका मतलब ये मीटर में होगा। तो इसका मतलब पहला वाला जो आपने किया है वो बिल्कुल सही है, तो जो कि 0.05, ये वाला फर्स्ट आंसर आपका सही है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 पॉइंट्स है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.1 mm, तो 0.1 mm से ये दोनों पॉइंट्स सेपरेटेड है और यहाँ पे जस्ट बी रिजॉल्व इन अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से जब रिजॉल्व किया गया और कब, जब उसकी वेवलेंथ, एक की वेवलेंथ आपकी देखी आपने 6000 एंगस्ट्रम है, इसको यूज किया गया। और अगर लाइट ऑफ वेवलेंथ इतनी हो तो रिजोल्यूशन कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे शॉर्ट में अगर देखा जाए तो एक चीज ये बात क्लियर है कि रिजॉल्विंग लिमिट जो होती है, अगर रिजॉल्विंग लिमिट को मैं यहाँ पे जो भी बोलूं x बोलूं तो ये x जो है इनफैक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर्मूले के हिसाब से, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसके बाद बिल्कुल सही आपने बोला कि अगर एक का रिजॉल्विंग लिमिट है और दूसरे की रिजॉल्विंग लिमिट है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों की रेशियो λ1 और λ2 के रेशियो के इक्वल होगी। तो इसका मतलब पहले का आपके पास कितना दिया हुआ है, तो पहले का आपके पास दिया हुआ है x1 की वैल्यू ये रही 0.1, तो डायरेक्ट 0.1 ऐसा रखो। और x2 हमें पता नहीं है क्योंकि वो पूछा जा रहा है कि अगर आप इतने का इस्तेमाल करोगे वेवलेंथ तो आपकी रिजोल्यूशन कितनी होने वाली है, ये पूछा जा रहा है। तो λ1 जो है वो आपके पास बेशक दिया हुआ है ये वाला 6000 का, तो 6000/4800, बस इतना सा अगर आप कर देते हो तो ये x2 की वैल्यू जो है वो 0.08 mm में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन में आपके पास ये कह रहा है कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज 2 लेंसेज, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 1 is 5। पहले लेंस की मैग्नीफाइंग पावर आपको दे दी गई है 5 है, और कंबाइंड मतलब दोनों ही लेंस को मिला के जो मैग्नीफाइंग पावर देखने को मिल रही है वो है आपकी 100 की। तो आपको बताना है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द अदर लेंस, दूसरे लेंस की मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। यहाँ पे देखो मैग्नीफाइंग पावर जो है ना आपका जो ऑब्जेक्टिव का है, मतलब पहले वाले का जो यहाँ पे आपको पता ही है कि एक ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा आईपीस होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव है इसकी जो है ना, इसकी मैग्नीफाइंग पावर 5 है, और जो कंबाइंड मैग्नीफाइंग पावर है, कंबाइंड मतलब इसकी और इसकी दोनों को मिला के, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है, तो इस दोनों की मिला के कितनी है आपकी 100 की है। और आपको पता है कि जो टोटल मैग्नीफाइंग पावर होती है वो ऑब्जेक्टिव और इनटू आईपीस की मिला के होती है इनटू में।
तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दी हुई है उस हिसाब से देखो, ये 100 है आपके पास, ठीक है। तो इसका आपके पास कितना है, इसका 5 है, और इसकी आईपीएस की कितनी है, आईपीएस की आपको निकालनी है। तो ये 100/5 कर लोगे, दिस वन इज इक्वल टू एम ई। तो आई लेंस की मैग्नीफाइंग पावर बिल्कुल 20 आपको मिल रही है यहाँ पे। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आप बता रहे हो, तो बिल्कुल सही। यहाँ से आपका ऑप्शन जो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आपने निकाला है, ये सही है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में अगर यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे पास कि इंक्रीज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो क्या होने चाहिए, इंक्रीज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज जान लो आप कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है, दिस वन इज इक्वल टू ये होता है, फॉर्मूला होता है D/F, है ना। ये फॉर्मूला ही होता है D/F फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए होता है। यहां ध्यान देंगे, दिस वन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है ना। ये नॉर्मल, ध्यान रखेंगे इस चीज का हमेशा, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए होता है। लेकिन एक कंडीशन और होती है कि जिसको आप बोल सकते हो यहाँ पे कि फॉर नियर पॉइंट। तो फॉर नियर पॉइंट यही फॉर्मूला थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ जाता है। ये होता है 1+D/F, जिसपे कि अभी ठीक हमने इसी पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। फॉर्मूला अब ये हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का ये भी फॉर्मूला है। तो मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट कुछ हाइट h हाइट का है और ये d डिस्टेंस पे रखा हुआ है यहाँ से। तो ये जो एंगल बनेगी ये यहाँ से यहाँ तक की, ये देखा जाएगा यहाँ पे। तो आप जहां पे भी रखोगे इसको, थोड़े से एक सर्टेन डिस्टेंस पे आप नियर पॉइंट पे रखोगे तो आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट को। तो d जो होती है, लीस्ट डिस्टेंस जो होती है 25 सेंटीमीटर की होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है आपका, तो थीटा जो होता है ऑलमोस्ट, ये आपको बता दूं मैं, ये ऑलमोस्ट tan थीटा के इक्वल होता है। तो tan थीटा इक्वल टू आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से h/d, tan थीटा परपेंडिकुलर h और ये d होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप, जैसे आपने लेंस ले लिया तो लेंस यहाँ पे दिखा दिया और यहाँ पे मान लो आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर के साथ जो एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो ये h है और ये कितना है, ये u है। तो यहाँ पे उस हिसाब से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका h/u, थीटा के हिसाब से देखें तो, ठीक है। तो अगर मैं इसको थीटा डैश मान ले रहा हूं, तो अगर मान लो, अब बात है कि अल्फा को देखें हम लोग, तो अल्फा इक्वल टू जो होगा थीटा डैश बाय थीटा, ठीक है ना। थीटा डैश बाय थीटा कहने का मतलब क्या हो गया, देखो ये थीटा डैश जो है आपका कितना है, ये h/u है, ठीक है ना। तो एक h/u होगा और एक d/f हो जाएगा। तो h/u अपॉन में d/f, इस तरह से आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ तक देख लिया। यहाँ पे जो हमने अल्फा यूज किया है ना, दिस वन इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए कि मतलब थीटा डैश बाद में क्या हो गया और थीटा जो पहले था वो क्या था, तो उस दोनों का रेशियो इसलिए यहाँ पे हमने करके एंगुलर मैग्निफिकेशन को दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे आप लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। लेंस फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करोगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। और 1/u इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/f, ठीक है। और 1/u इक्वल टू 1/f माइनस u ले लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1/u ले लो। माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ये माइनस में 1/v, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे जब आप लीस्ट डिस्टेंस रखोगे तो ये हो जाएगा 1/f और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, इसी तरफ इमेज बन रही होती है, तो ये 1/25 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे। और अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बात हो रही है कि एक तो पहला ऑप्शन देखो आप, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस।
मतलब ये जो आपने निकाला है मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, ये कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इसमें इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना है। तो इससे तो कोई रिलेशन नहीं है ना, है ना। yes, मैग्निफिकेशन का इससे कोई रिलेशन हमारा यहाँ पे नहीं दिख रहा, कि क्योंकि ये कह रहा है हमारा कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस शुड इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो यहाँ पे इसके अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको मैग्निफिकेशन को देख रहे हो, मैग्निफिकेशन से इसको रिलेट करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे उसका रिलेशन नहीं दिख रहा, ठीक है। yes, तो अब देखो यहाँ पे कि भाई दूसरे में मैं आपको दिखाऊं इस वाले पार्ट को, बी वाले पार्ट को, द पावर ऑफ द लेंस। तो पावर में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी ऑप्शन भी यही बताया था ना पावर पे। तो yes, पावर में क्योंकि 1/f यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 1/f दिया हुआ है, इस पे यहाँ पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। मतलब फोकल लेंथ आप कैसे फर्क पड़ेगा, आप बताओ, फोकल लेंथ बढ़ेगा या कम होगा यहाँ पे? कम होएगा सर। हाँ, तो ये चीज यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन में जैसे आप फोकल लेंथ बढ़ाओगे, ये फोकल लेंथ बढ़ाओगे तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। yes, तो ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया ना फिर। yes, दूसरे में क्या है, पावर ऑफ द लेंस। तो इसका मतलब पावर ऑफ लेंस, तो ये तो सही है, पावर ऑफ लेंस की जो बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आप इंक्रीज करोगे एंगुलर मैग्निफिकेशन तो पावर बढ़ेगा ना, क्योंकि अगर ये एंगल बढ़ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो वो बड़ा दिखेगा और भी एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। और अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बढ़ने से क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और फोकल लेंथ के बढ़ने से क्या होगा, पावर तो बढ़ेगा नहीं ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे ये सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्ट की साइज पे तो ये डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। इस तरह से ये सब ऑप्शंस को आप एक बार एक एक करके देख सकते हो, और यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन जो आपने सबसे पहले डिसाइड किया था, पावर ऑफ द लेंस, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या है कि जो वेवलेंथ है यहाँ पे यूज किया गया है हमारे पास, है ना। तो वेवलेंथ पहली जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है 4000 की, दूसरी जो वेवलेंथ है उसकी लाइट है हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम की। तो हमारे पास पूछ रहा है दोनों की रेशियो, रिजॉल्विंग पावर की रेशियो क्या होगी, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, कि दो पॉइंट है यहाँ पे, इस दोनों को अगर कहीं दूर से आप किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखेगा आपको, है ना। तो अभी जैसे कि इसका बीच का डिस्टेंस हमारा डी मिनिमम है, ठीक है ना। और डी मिनिमम के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो डी मिनिमम के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 1.22 लैम्डा अपॉन, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, याद है आपको? 1.22 लैम्डा अपॉन 2a, हाँ, नो अपॉन a, 2 इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर, NA, 2 इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर, ये इसका होता है फॉर्मूला पूरा का पूरा, ठीक है। और अगर आपको इसको दोनों पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करना है और इसको रिजॉल्व करके आप देख पा रहे हो, तो इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी रिजॉल्विंग पावर की बात कर लेते हैं। शॉर्ट में मैं लिखता हूँ RP, तो दिस इज 1/D, क्योंकि ये लीनियर रिजॉल्विंग पावर की बात हो रही है। तो अब इसका यहाँ पे आप रेसिप्रोकल में इसको लिख सकते हो, 2 इंटू NA न्यूमेरिकल एपर्चर अपॉन 1.22 लैम्डा, ठीक है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो एंगुलर एपर्चर की बात कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन हम लोग लीनियर एपर्चर की रिजॉल्विंग पावर की बात कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा दोनों में हमें, क्योंकि देखिए दो पॉइंट्स कोई भी है, दो पॉइंट्स अगर काफी क्लोज है, इसी को आप बड़ा करके देखने की कोशिश करते हो तो ये बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे डी डिस्टेंस दिख रहा है,
तो रिजॉल्व आप कर रहे हो, और यहाँ पे चूंकि इससे पहले भी ये दोनों के बीच का एक लीनियर डिस्टेंस था, अभी भी दोनों के बीच का एक लीनियर डिस्टेंस ही देखा जा रहा है। तो ये यहाँ Yes, पे sir. इंक्रीज कर गया है, इसका लीनियर जो रिजॉल्विंग पावर है वो इंक्रीज कर चुका है। दैट मीन्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस केस में आपको देखने को मिल रहा है कि लैम्डा के है, ठीक है ना। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप यहाँ पे R1 बाय R2 अगर करोगे तो दिस वन इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि R1 बाय R2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, अब फार्मूले में जो चीज दिया हुआ है, लैम्डा 2 आपके पास 5000 का है और लैम्डा 1 जो है आपका 4000 का है। तो अब यहाँ से तो फार्मूले से क्लियर हो जाता है कि 5:4 का रेशियो यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे साफ बात है कि रिजॉल्विंग पावर बिटवीन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में बोला जा रहा है। इसका मतलब दोनों ही पार्टिकल छोटे पार्टिकल होंगे, उसके लिए बात की जा रही है। तो जैसे कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस दोनों के बीच का गैप, तो और दूसरे में भी ये पार्टिकल और ये पार्टिकल। तो हमें यहाँ देखना है, इनफैक्ट ये दोनों पार्टिकल को आप जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो रिजॉल्विंग पावर और सेपरेशन जो है उसके बीच का रिलेशन हमें देखना है। तो रिजॉल्विंग पावर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय न्यूमेरल एपर्चर के इक्वल होगा। Yes, sir. तो दैट मीन्स यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया है कि रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के होगा, Yes, sir. है ना। तो अगर ये ए है ये बी है, तो जिसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी, किसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। Yes, sir. तो ये रिस्पेक्टिवली है, तो मतलब ये पीबी है और ये मतलब ये लैम्डा ए है और ये लैम्डा बी है। Yes, sir. इसका मतलब इसकी वाला ज्यादा होगा, जो आपने बताया कि इसका मतलब सेकंड वाला, मतलब रिजॉल्विंग पावर पीबी का ज्यादा होगा पी ए के रिस्पेक्ट में।